हेलो स्टूडेंट्स, राह देखते थे ना आप। आपके इंतज़ार के लम्हे ख़त्म। अभी नेक्स्ट लेक्चर 6, 7, 8 एंड ऑनवर्ड्स आपको मिल जाएंगे बहुत ही शॉर्ट टाइम में, क्योंकि अभी हम वैसे लॉकडाउन में हैं पर हमको बहुत सारे क्लास पढ़ाने पड़ते हैं। अभी जैसे 12th के नीट वाले बच्चे भी हैं, आप भी हो, डेमो सेशन वाले भी है, तो बहुत सारी क्लास लेनी पड़ती है, तो थोड़ी वेट करनी पड़ेगी, लेकिन आपको फ्रीक्वेंटली लेसन मिलते रहेंगे। अवर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 हियर। टुडे I am going to teach you dimensional analysis with unit factor method or a factor label method. Now, what is dimensional analysis? So, any calculation involving the use of dimension of the different physical quantities involved is called dimension analysis. मतलब कि हम जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारे सम्स आपको आते हैं, वो क्वेश्चंस में अगर कोई आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दिया है, चलो शायद वो किलोमीटर में है, और आप सम को सॉल्व करते करते आपको किलोमीटर क्वांटिटी को इंच में कन्वर्ट करना है, या फिर किलोमीटर से आपको मीटर में जाना है या सेंटीमीटर में जाना है। कभी कभी ऐसा होता है टाइम दिया होता है, वो आवर्स में होता है, आपको लेना होता है सेकेंड्स में। तो यही चीज़ें हैं कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन हमको उन यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यूनिट कन्वर्जन कैसे किया जाता है, तो उसके लिए जो मेथड है वो है यूनिट फैक्टर मेथड। वैसे तो फास्ट बच्चे ये कर लेते हैं, तो भी हमारी बुक में ये मेथड दिया हुआ है, तो हम ये मेथड आज सीखेंगे। सो नाउ यूनिट फैक्टर मेथड में करना क्या है, तो सबसे पहले ये मेथड क्यों सीखना, वाई इट इज़ यूज्ड। तो इट इज़ यूज फॉर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, और उसमें से फर्स्ट पर्पस है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी गिवन इन वन टाइप ऑफ यूनिट्स इनटू सम अदर यूनिट्स। मैंने वही बोला कि यही कोई एक यूनिट में जो क्वांटिटी दिया हुआ है उसको कोई दूसरे यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मुझे करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन the unit conversion factor, तो डिटरमाइन द यूनिट कन्वर्जन फैक्टर मीन्स व्हाट। तो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर हम कैसे डिटरमाइन करते हैं वो सीखते हैं पहले। सपोज यू हैव अ गिवन 1 इंच, आप नोटबुक साथ रखना। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। अब इसके लिए आप यूनिट फैक्टर कैसे डिराइव करोगे, तो यहाँ पे यूनिट फैक्टर डिसाइड करना है। तो यूनिट फैक्टर उसको 1 बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, तो ये यूनिट फैक्टर 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच ऐसा लिख सकते हैं ना। इसको हम यहाँ पे रख दे तो 1 मिलेगा। तो या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर, ऐसे 2 यूनिट फैक्टर हमको यहाँ पे मिल सकते हैं। 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच, या तो फिर 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर।
अब आपको इसमें से जो यूज़ करना है वो आप कर सकते हो. सपोज अनदर एग्जाम्पल, example number 2 here. We have 1 kg that is equal to 2.205 pound. 1 kg is equal to 2.20 pound. अब इसके लिए यूनिट फैक्टर मुझे डिसाइड करना है. तो यूनिट फैक्टर क्या बनेगा, चलो जल्दी. तो यहाँ पे यूनिट फैक्टर हो सकता है 2.205 पाउंड अपॉन 1 kg और 1 kg अपॉन 2.205 पाउंड. या तो इसको इधर शिफ्ट करो या इसको, दोनों फैक्टर मुझे मिलने वाले हैं. अब दोनों फैक्टर मुझे मिल गए तो इसमें से मुझे कौन सा यूज़ करना है. तो मुझे जो चीज़ जिसमें कन्वर्ट करनी है उसके अकॉर्डिंग मैं उसको यूज़ करूँगी. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्वेश्चन है कि अ मैन, एक क्वेश्चन लिख दो आप, अ मैन वे 175 pound. Express his weight in kg. अब कोई पर्सन है जिसका वेट पाउंड में दिया हुआ है और पाउंड से आपको केजी में कन्वर्ट करना है. यहाँ पे कुछ देना पड़ेगा ना आपको. तो गिवन दैट हियर 1 पाउंड या 1 kg इज इक्वल टू 2.205 पाउंड. चलो अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरे को पाउंड से केजी में जाना है. तो मैं यूनिट फैक्टर डिसाइड करूँ ना. तो यूनिट फैक्टर, व्हाट विल बी यूनिट फैक्टर हियर. तो 2.205 पाउंड अपॉन 1 kg और 1 kg अपॉन 2.205 पाउंड. आपको 175 पाउंड से केजी में जाना है. तो आप कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, तो जहाँ पे पाउंड कैंसल हो जाए और केजी मिले आपको. तो नाउ 175 पाउंड इज इक्वल टू 175 पाउंड इनटू, पाउंड कट हो जाएगा तो ये वाला रहेगा केजी. तो 1 kg अपॉन 2.205 पाउंड. ये यूज़ करेंगे मेथड. तो पाउंड कट हियर. तो 175 डिवाइडेड बाय 2.205 इट इज 79.4 kg. आया ना समझ में. तो यूनिट फैक्टर मेथड को कैसे यूज़ करना है वो समझ में आ गया. चलो, अगर कभी ऐसा हो कि कन्वर्जन में बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं तो ईच कन्वर्जन फैक्टर इज यूज्ड इन सच अ वे दैट द यूनिट्स ऑफ द प्रिसाइडिंग फैक्टर कैंसल आउट. मतलब मैं बोल गई, समझ में नहीं आया आपको. तो ये तो बहुत सिंपल था कि केजी से आप पाउंड में चले गए. लेकिन शायद आपको बहुत सारे कन्वर्जन दिए हैं. जैसे आपको आवर्स से सेकेंड में जाना है तो आवर्स से पहले मिनट में जाना पड़ता है, मिनट के बाद सेकेंड में जाओगे. तो वो स्टेप वाइज कन्वर्जन हुआ ना. तो वैसे कन्वर्जन अगर आते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखते हैं. चलो सैम्पल प्रॉब्लम 2 लेते हैं. अभी अब बुक है तो उसमें लिखो, हाउ मैनी इंचेस, हाउ
हाउ मैनी इंचेस आर देयर इन 3 किलोमीटर। मतलब आपको किलोमीटर से इंच में जाना है, तो आप किलोमीटर से इंच में कैसे जाओगे? तो यहाँ पे गिवन क्वांटिटीज 1 किलोमीटर को 1 किलोमीटर that is equal to 1000 meter. Now 1 meter is equal to 1.094 yards YD, and 1 yard that is 36 inch. 1 yard that is 36 इंच। तो यहाँ पे हाउ मैनी इंचीज आर देयर इन 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर में कितने इंच होते हैं? तो आपको यहाँ पे 3 क्वांटिटीज कन्वर्जन दिए हुए कि किलोमीटर 1000 मीटर, 1 मीटर 1.094 यार्ड्स और 1 यार्ड 36 इंच। अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे आप? तो इसको सबके यूनिट फैक्टर हमको बनाने पड़ेंगे। सबके यूनिट फैक्टर बनाने के बाद जो आपको लास्ट चाहिए, तो सारे यूनिट फैक्टर को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे हमारा पहला 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। उसका पहले आप यूनिट फैक्टर बना दो, तो 1000 मीटर अपॉन किलोमीटर। हमको वैसे भी किलोमीटर कट करना है, तो मैं किलोमीटर को शिफ्ट कर दूं नीचे। अब हमको मीटर और यार्ड भी लास्ट में इंच लेना है, तो इसका भी 1 मीटर इज इक्वल टू, तो मीटर और 1 यार्ड, तो यार्ड मीटर से हम यार्ड में जाएंगे, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1.094 यार्ड्स, तो 1 यार्ड मतलब यूनिट फैक्टर इज इक्वल टू, तो 1.1 मीटर डिवाइडेड बाय 1.094 यार्ड्स, या 1.094 यार्ड्स अपॉन 1 मीटर। इसको यहाँ पे ले जाओ या इसको यहाँ पे शिफ्ट करो। तीसरा कन्वर्जन हमारा था 1 मीटर इज इक्वल टू, तो तीसरा कन्वर्जन क्या रहेगा? तो 1 यार्ड इज इक्वल टू 36 इंच, तो यूनिट फैक्टर 36 इंच अपॉन 1 यार्ड। चलो अब हमको सीधा किलोमीटर से इंच में जाना है, तो 3 किलोमीटर इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखा था हमने? तो वही 1000 मीटर अपॉन किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर इंटू फर्स्ट यूनिट फैक्टर आवर 1000 मीटर अपॉन किलोमीटर। ये किलोमीटर कट हो जाना चाहिए। फिर कौन सा यूज़ करेंगे? तो 1.094 यार्ड अपॉन 1 मीटर। कैसे मुझे पता चला? तो मीटर को कट करना पड़ेगा, इसीलिए। उसके बाद मुझे क्या कट करना है? तो यार्ड कट करना है, तो यार्ड अपॉन में हो वैसा कुछ लेते हैं। तो इसके लिए अपना तीसरा 36 इंच अपॉन 1 यार्ड, तो अपॉन यार्ड ख़त्म,
मीटर मीटर कैंसल, यहाँ पे किलोमीटर कैंसल, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 1.18 इंटू 10⁵ इंच। तो ये हो गया ना यूनिट फैक्टर मेथड। तो आपके लिए होमवर्क कि आप ऐसे एक दो यूनिट मेथड से कन्वर्जन करके मुझे वो अपनी वर्कशीट भेजिएगा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन SI बेस्ड यूनिट यूजिंग पावर ऑफ 10 नोटेशन। तो इसमें से चलो एक काम करता हूँ, मैं सीधा आपको वर्कशीट अलग से सेंड कर दूँगी ग्रुप में, तो अभी अपना टाइम ख़राब ना हो। तो हम अपने टाइम सेव कर लेते हैं। आई थिंक कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये भी आपकी बुक में है और हमको एग्ज़ाम में भी ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन आता है, पूछते हैं। नीट लेवल भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको फिज़िक्स में भी आएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स शायद फिज़िक्स में तो पढ़ भी लिया होगा आपने, लेकिन मुझे केमिस्ट्री में भी है टॉपिक, तो पढ़ाना तो पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते किसको हैं? तो इसकी डेफिनेशन पहले लिख दो आप कि द टोटल, डेफिनेशन लिख दो, फिर मैं रूल्स आपको बताती हूँ कि द टोटल नंबर of digits, the total number of digits in a number including the last digit, whose value is uncertain, is called the number of significant figures, is called the number of significant figure. So what is significant figure? The total number of digit in a number including the last digit whose value is uncertain is called the number of significant figures. तो यहाँ पे इसका फर्स्ट रूल है रूल 1, आप इसको लिखते जाओ तो मैं आपको विथ एग्जाम्पल ये सॉल्व करवा दूँ कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स। फर्स्ट रूल क्या है इसका? ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स as well as all non-zero digits as well as the zeros between the non-zero digit are significant. तो फर्स्ट रूल, all non-zero digits as well as the zeros between the non-zero digit are significant figures. तो इसका मतलब कि सपोज आई हैव 576 सेंटीमीटर, फिर मेरे पास है 0.48, 0.48, फिर मेरे पास है 5004 और यहाँ पे 2.05।
तो इतने नंबर्स मुझे दिए हैं, इसमें किसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स, तो ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट, तो ये तीनों नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो यस, यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट। तो सोचो कि इसमें कितने होंगे, तो ये वाला डिजिट 0 है। व्हाट इज आवर रूल, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट, तो इट इज 2 significant figure. There are 2 significant figures. Now 5 not 4. So what is our rule here, all non-zero digits as well as the zeros between the non-zero digits. So here ये नॉन ज़ीरो है, लेकिन ये नॉन ज़ीरो के बीच में अगर ज़ीरो है तो उनको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यूज शो करते हैं। तो ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, 4। 2.05, तो इसमें पॉइंट ये 0 2 नॉन ज़ीरो के बीच में है, तो यहाँ पे 3। तो आपके सीखने वाली बात ये हो गई कि यहाँ पे बीच में 0 नहीं है, तो हमने उसको कंसिडर नहीं किया। आया ना समझ में। तो रूल नंबर 2, और नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, तो अब फटाफट लिख दो, zeros to the left of the first non-zero digit, zeros to the left of the first, zeros to the left of the first non-zero digit, in a number are not significant digit, in a number are not significant. तो zeros to the left of the non-zero digit in a number are not significant. रूल लिख दो आप पहले। मतलब अगर हमारे पास ये है 0.05, 0.05, 0.0045, तो यहाँ पे मीटर, यहाँ पे केजी, चलो इतनी वैल्यू आपको दी गई है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं वो जल्दी बताओ। तो रूल एक बार रिवाइज करो कि ज़ीरोस टू द लेफ्ट, आई थिंक यहाँ पे लेफ्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ्ट साइड जो ज़ीरो है उसके बारे में तो ऐसा बोला है कि आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये पहले वाले ज़ीरो सारे सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसमें सिर्फ सिग्निफिकेंट नंबर 1 रहेगा और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली 2 रहेंगे। हमारा नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3, इफ अ नंबर एंड्स इन zeros, if a number ends in zeros but these zeros are to the right of the decimal point, but these zeros are to the right of the decimal point, then these zeros are significant. Then these zeros are
significant figures, then these zeros are significant figures. Suppose 5.0 मीटर है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? तो नीट एंड क्लीन बोल दिया है कि डेसिमल यहाँ पे 0 है और दिस जीरोज टू द राइट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के राइट साइड है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसिडर करना है. तो 5.0 लिखा है तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अगर कहीं लिख दिया 2.50 तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो जाएंगे. अगर 0.0200 तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो हमारा रूल नंबर 2 क्या बोलता है? जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन ज़ीरो. तो ये नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ्ट वाले ज़ीरो कंसिडर नहीं करना है, बट ये वाले ज़ीरो कंसिडर करेंगे. तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होते हैं. ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नीट में भी पूछते हैं. और रूल नंबर 4, व्हाट इज आवर रूल नंबर 4? तो रूल नंबर 4 इज दैट इफ अ नंबर ends in zeros, if a number ends in zeros but these zeros ये पक्के से लिख के रखिएगा, but these zeros are not to the right, are not to the right of a decimal point, right of a decimal point. This zero may or may not be significant, may or may not be significant. तो जैसे जैसे फिगर ऐसे आपको डिसाइड करना है. चलो 1 ये वाला फिगर आपको दिया है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? तो 10500 ग्राम may have 3 और 5. अब इसमें 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं. तो ये कैसे? तो कि जैसे डायरेक्ट ऐसे फिगर लिखा हुआ है तो बट ऑब्वियस आपको ये ज़ीरो कंसिडर करने पड़ेंगे. तो आप यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने लिखने वाले हो? तो यहाँ पे 5 लिखोगे अब. बट अगर हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में डाल दिया तो अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में उसको लिखते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं उसको साइंटिफिक नोटेशन में? सोचो. तो 1 2 3 4 डेसिमल साइंटिफिक नोटेशन 1 2 3 4 डिजिट हम ऐसे शिफ्ट हो गए. 1.05 इंटू 10⁻⁴. सपोज अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो ज़ीरो है वो ना लिखूँ तो भी चले ना. सपोज मैंने ऐसा लिख दिया तो भी 10⁻⁴ तो होगा ही. सपोज मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 1.05 इंटू 10⁻⁴. तो इस फिगर को हम ये तीनों स्टाइल जो इस फिगर के लिए मैंने लिखी है वो तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तीनों पैटर्न से उसको लिख सकती हूँ. तो अगर मैंने इस पैटर्न से इसको लिख दिया तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स सिर्फ इतने ही रहेंगे. तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 3. हाँ कि ना?
नेक्स्ट वाले में कितने सिग्निफिकेंट हो गए सोचो आप। तो 1.05 सिर्फ लिखा है, सॉरी 1.05 मैंने लिखा है, तो इसमें मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होंगे। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो यहाँ पे मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हो जाएंगे, और मैंने ऐसे लिख दिया तो ये तो मुझे कंसीडर करने हैं, तो ये 5 हो जाएंगे। तो कभी कभी ऐसे नंबर होते हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में वेरिएशन रहता है, अगर आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हो। तो साइंटिफिक नोटेशन में अब सपोज आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि इसमें किसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सपोज आपने एवोगैड्रो नंबर लिख दिया, तो वी हैव एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? तो हमको जो 10 के पावर में जितना भी कुछ भी लिखा है तो इसको हम सिग्निफिकेंट में कुछ भी कन्वर्ट मतलब कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स सिर्फ कितने रहेंगे? 4। तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको सिर्फ 4 लिखने हैं। अगर मेरे पास 2.62 इंटू 10⁻2 लिखा हुआ है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? तो 2.62 होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के आई थिंक सारे रूल आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये था सिग्निफिकेंट फिगर्स और यूनिट डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, आज क्या पढ़ेंगे? तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास। अब चैप्टर पूरा जम के स्टार्ट होगा जिसमें आपको कुछ मज़ा आ जाए। तो इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं पूरा मोल कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, तो वो केमिस्ट्री का हार्ट है। तो कोई बोले कि व्हाट इज़ हार्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो इट्स मोल कंसेप्ट। अगर मोल कंसेप्ट नहीं आता है तो केमिस्ट्री आप कभी भी पढ़ नहीं पाओगे। हर एक चैप्टर में मोल कंसेप्ट चाहिए। तो मोल कंसेप्ट आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो इसके बाद के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं अब मोल कंसेप्ट। तो इससे पहले जो भी ये छोटी छोटी बातें थी आपने पढ़ ली। चलो मिलते हैं ब्रेक।